वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है देविक सिंह और आई एम अ कमर्शियल पायलट अलॉन्ग विद मल्टी रेटिंग। सो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि सर हम क्लास 12th में, हम 11th में हैं, हम 10th में हैं, या तो मुझे ग्रेजुएशन वाले लोगों को भी मैसेजेस वगैरह आते हैं। वो बोलते हैं सर हमें कोई नॉलेज नहीं है कि पायलट कैसे बनना है, कितना फ़ीस लगता है, कौन से एग्ज़ाम करने होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। क्योंकि अगर आप बाकी सब चीज़ों के देखें तो जेई वगैरह और एमबीबीएस के एग्ज़ाम, नीट वगैरह के लिए तो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट दे रखा है। पर इस फील्ड में अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो कई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, कहीं से मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, पर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो फिर जनरली थ्योरी वाली चीज़ें तो आप देख ही सकते हो, वो तो आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है। पर जो प्रैक्टिकल जो हुआ है मेरे साथ, जो प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 11th एंड में या 12th स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट कर दी थी। पर मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी कि कौन से एग्ज़ाम कहाँ से करना है। मैंने बाकी लोगों से पूछ पाछ कर ये सब करा, उसके बाद फिर मैंने पेपर पे लिखा, फिर ये सब नॉलेज मुझे गेन हुई कि कैसे कैसे करना है। कि अब जाके मैं एक CPL होल्डर बन चुका हूँ। तो मुझे लगा ये बिल्कुल सही टाइम है कि जिन लोगों को भी और CPL लाइसेंस चाहिए तो उनके लिए मैं उनको हेल्प कर सकूँ, वो फिर उनको बारे में मैं बता सकूँ कि कौन से एग्ज़ाम कैसे करते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ निकलने वाली है। इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बनना है, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या क्या देखना पड़ता है, बजट कितना है, कितनी फ़ीस लगती है, कि उसके बाद क्या करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होती है, CPL कर लिया उसके बाद क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सब वो सब। तो ये सब के नॉलेज हम आपको बताएंगे। और बेसिकली दो टाइप के लाइसेंस होता है हमारे पास। बेसिकली एक होता है CPL लाइसेंस, फिर बाद में जाके वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ATPL लाइसेंस में। सो बेसिकली जो हम अक्वायर करने वाले हैं वो हमारा CPL लाइसेंस है, विच स्टैंड्स फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंस। वो बेसिकली हमें 200 घंटे पे मिलता है। एंड जब बाद में जब हम एयरलाइन में घुसते हैं, हमें कमांड चाहिए होता है, हमें कैप्टन बनना होता है, फिर हमें ATPL लाइसेंस मिलता है, जो बेसिकली एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होता है। तो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम सर क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, हमने ग्रेजुएशन कर ली है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है। क्योंकि उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती कि कैसे बनना है और इतना स्ट्रक्चर्ड लेआउट नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 12th में हैं और अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है, बेसिकली वो लोग जो हमें एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो हमारी फ़िज़िक्स प्लस मैथ्स की होती है। उसके बेसिस पे हम CPL लाइसेंस के लिए जो वेरियस प्रोसेस है उसके लिए हम स्टेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो बेसिकली ये साइंस स्ट्रीम हो गई है आपकी। और अगर आप बाय चांस आप कॉमर्स के हो और आपको भी बनना है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिजिक्स एंड मैथ्स मिल जाता है। उसके बाद भी आप बेसिकली नियोस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो नियोस बेसिकली एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग है। आप अपने कॉमर्स का सब्जेक्ट करते रहिए, उसके साथ साथ आप फिजिक्स और मैथ्स के भी एक सब्जेक्ट जो रिटन नंबर्स होता है उसको आप पास कर लीजिए, फिर आपको उसमें प्रोफिशिएंसी का एक वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर आप उसके बाद डायरेक्ट पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसके बाद ये पायलट बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 12th के बाद भी हम बन सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी बन सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको 12th के बाद बनना है, ग्रेजुएशन के बाद करना है। वो टोटली अप टू पर्सनल प्रेफरेंस है, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो हमारा नेक्स्ट मेन स्टेज और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस है वो है हमारे एग्ज़ाम्स के, और एग्ज़ाम्स के साथ साथ हमारा मेडिकल का। तो आप समझ लिए कि ये दो टॉपिक्स ऐसी चीज़ है जो पूरे एविएशन करियर में आपके साथ ही रहने वाला है, ये कोई छुटकारा नहीं है इसका। तो आपको हमेशा इसमें अप टू डेट रहना ही पड़ता है। तो बेसिकली हमारे पास 5 एग्ज़ाम्स होते हैं ये DGCA के एग्ज़ाम देने के लिए। तो DGCA बेसिकली हमारी एविएशन गवर्निंग बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो वो ये सब एग्ज़ाम्स आपका वो करवाती है। तो हमारे पास बेसिकली 5 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन सब के नाम आपको बता देता हूँ। पहला हमारा होता है एयर नेविगेशन होता है, फिर उसके बाद हमारे पास मेट्रोलॉजी होता है, फिर हमारे पास रेगुलेशंस होता है, फिर हमारे पास टेक्निकल स्पेसिफिक होता है, फिर उसके बाद हमारे पास टेक्निकल जनरल होता है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बेसिकली एयर नेविगेशन होता है कि एयरक्राफ्ट बेसिकली नेविगेट कैसे करता हो। ये हमारा 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसे हम रेडियो नेविगेशन कहते हैं,
इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन कहते हैं और जनरल नेविगेशन कहते हैं। इन सब के बारे में डिटेल वीडियो में हम नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट हमारा मेट्रोलॉजी होता है, ये बेसिकली हमारा वेदर के लिए यूज़ होता है। रेगुलेशंस, नेक्स्ट हमारा लॉज वगैरह होता है कि क्या कौन से लॉज है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना। और ये दोनों सब्जेक्ट टेक्निकल होते हैं, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए होता है, उनकी स्पेसिफिकेशन, सिस्टम वगैरह, तो ये हम देख लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब एग्ज़ाम को अगर आपको देना है, जैसे कि मेरे पास जेई में एक एडमिट कार्ड होता है, नीट में एडमिट कार्ड होता है, तो बेसिकली इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए जो हमारे पास एक एडमिट कार्ड होता है, तो उस एडमिट कार्ड को हम बेसिकली आप एक कंप्यूटर नंबर समझ लीजिए। तो एक कंप्यूटर नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इस कंप्यूटर नंबर के बिना आप ये कोई भी एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इस फील्ड में कंप्यूटर नंबर इज़ बेसिकली और एडमिट कार्ड, और ये इतना आसान नहीं है मिलना। ये एडमिट कार्ड के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि इसमें ऐसा फ़ोटो होनी चाहिए, इतने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर है इसके बारे में। और अगर आपका थोड़ा भी गलत होता है तो आपका रिजेक्ट कर देते हैं अगर कोई भी उसमें फ़ॉल्ट निकलती है। और अगर आपका पास हो जाता है तो फिर आपको एक्सेप्ट हो जाता है, और इस एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप बेसिकली ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्ज़ाम्स के बारे में तो ये हमारा भी बेसिक समरी हो गया है। फिर नेक्स्ट जो हमारा मेडिकल आता है, मेडिकल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक क्लास 1 मेडिकल होता है, एक क्लास 2 मेडिकल होता है। तो बेसिकली जो आपका पहला मेडिकल जो होता है वो हमारा क्लास 2 मेडिकल होता है, ये पहले होता है। फिर क्लास 2 मेडिकल के बाद अगर आप पास होते हो तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो जाता है वो क्लास 1 मेडिकल पे जाता है। क्लास 1 मेडिकल एक बेसिकली एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ क्लास 2 मेडिकल है। तो ये आपको एलिजिबल करता है कि आपका क्लास 2 अगर पास है, आपको एलिजिबल करता है कि आप क्लास 1 के लिए भी एलिजिबल हो, और आप पास कर सकते हो या नहीं वो तो आपका एक पर्टिकुलर डॉक्टर ही बता पाएगा। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम एग्ज़ाम्स और मेडिकल कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस, जो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कन्फ्यूजन चीज़ होती है, वो होती है फ्लाइंग स्कूल की। तो बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी कि फ्लाइंग स्कूल कौन सा चूज़ करूँ, मैं इंडिया में चूज़ करूँ या फिर मैं अब्रॉड में चूज़ करूँ। तो ये बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, और सारे कन्फ्यूजन के बाद जो मैंने डिसीजन लिया था, मैंने सोचा था कि मैं अब्रॉड से करूँगा, यूएसए से करूँगा, और वो डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने यूएसए से फ्लाइंग करा। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होता, इंडिया में भी होता है, पर सबके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग होते हैं। मैंने पर्सनली अब्रॉड में करा था, यूएस में, और मैं सेटिस्फाइड था उससे। और ऐसा नहीं है कि आपको फ़्लाइंग करनी तो आपको पहले एग्ज़ाम्स ही देने होंगे। एग्ज़ाम के पहले भी आप फ़्लाइंग कर सकते हो, फ़्लाइंग के बाद फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। पर ये वाला प्रोसेस जो मैं वो आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मैं जो आपको पहले प्रोसेस रिकमेंड करूँगा वो आप पहले एग्ज़ाम्स करिए, फिर उसके बाद आप फ़्लाइंग करने जाइए। फ़्लाइंग पहले कर लीजिए फिर एग्ज़ाम्स करिए, ये तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इसमें, वो हम कभी नेक्स्ट फ्यूचर में कभी बात करेंगे। और फिर फ्लाइंग स्कूल में फिर जैसे हम ये डीप में घुस गए हैं इतना कि फ्लाइंग स्कूल में अब इंडिया से करना है, अब्रॉड से करना है, उसके पहले भी हमारे एक डिसीजन बनाना होता है। उसके पहले एक डिसीजन होता है कि हमें कन्वेंशनल मेथड से करना है या हमें कैडेट प्रोग्राम मेथड से करना है। सो बेसिकली कन्वेंशनल मेथड ओल्ड मेथड है, बेसिकली इट इज़ लाइक ओल्ड स्कूल मेथड कि आप नॉर्मल अपने आप करिए, आप अपना आप एक स्केड्यूल लीजिए, फ्लाइंग स्कूल से बात करिए, उनसे स्केड्यूल करिए, सब करिए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे। तो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल वे है, और थोड़ा आप बोलेंगे आपको खुद अपना हाथ पैर मारने पड़ेंगे इस वाले मेथड में। पर कैडेट वाले मेथड में ऐसा होता है कि ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम होता है कैडेट पायलट प्रोग्राम, ये बेसिकली एयरलाइन हमारी ऑर्गेनाइज़ करती है। इसका मतलब है कि आप एयरलाइन के थ्रू जा रहे हो और एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के जाओगे। पर इसके भी बहुत सारे प्रोज और कॉन्स होते हैं कि आपको ये करना है तो एक फिक्स्ड बॉन्ड मिलता है आपको कि इस बॉन्ड में अगर आप एक कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बन सकते तो फिर आप उस प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आप आउट हो जाते हो। तो उसके अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसमें वो अलग अलग चीज़ें, तो उसमें ऐसे कोई देखने की बात नहीं है। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना था, जो समरी था बेसिकली, तो यही समरी है। आप पहले इन सब चीज़ों को पहले आप टारगेट करिए। इन सब चीज़ों के टारगेट करने के बाद ही मैं बोलूँगा आप कोई भी नेक्स्ट स्टेप लीजिए, क्योंकि ये स्टेप के बिना अगर आप डायरेक्टली आप किसी एंड स्टेप में जाओगे या इंटरमीडिएट स्टेप में जाओगे बिना किसी फर्स्ट स्टेप के, तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम देती है। तो ये मैं ऐसा कहूँगा क्योंकि मैंने सफ़र करा, मैंने अपने बाकी दोस्तों को भी देखा है कि इस प्रोसेस से ऐसे गए हैं, फिर वो ऐसा करना चाहिए था हमें। इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लेआउट है। ये बेसिकली एक ब्रीफ था, बाद में जाके हम स्टडी एग्ज़ाम्स के बारे में हम जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और हो सके तो हम आपको ये भी बताएंगे कि
क्या क्या उसमें हम टॉपिक है, तो हम वो स्टडी सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस और बुक्स इसकी डिफरेंट है। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप 12th से आ रहे हो तो आपको ऐसे सब्जेक्ट में जाने में थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है, तो कोई नहीं, ईज़ी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाएंगे तो सब ईज़ी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और बाद में हम थोड़ी और नॉलेज लाएंगे, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लाएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए हम इतने डिस्कस करेंगे। ये बहुत ब्रीफ समरी था, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा, बस बेसिक जो अब एक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर एविएशन में तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेसिकली यही आपके मंत्राज है जो आपको दिमाग में होना चाहिए, जो हमने डिस्कस करा था। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही। अगली वीडियो में हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लाएंगे, थोड़ा स्टडी मटेरियल बताएंगे, थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, और वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।